अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल आज है कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जो हमला हुआ दहशतगर्दों की जानिब से। जो 4 दहशतगर्द आए, 8 मिनट के अंदर अंदर उनको ख़त्म कर दिया गया और इस तमाम कार्रवाई में हमारे सब इंस्पेक्टर और 4 गार्ड और एक शहरी भी शहीद हुए। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये हमला जो हुआ है इस मौके पर कि जब बॉर्डर्स पर भी कशीदगी मौजूद है और जहां हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी मौजूद है, वहां इंडिया और चाइना के साथ भी कशीदगी जो है वो पिछले 1 महीने से खास तौर पर आप देख रहे हैं। तो फिर ये वाकया जो हुआ है जिस पर पाकिस्तान में बहुत से लीडर्स ने फौरी तौर पर जो है कहा कि ये भारत ही की साजिश है और उसके बाद ये एक्सेप्ट भी किया गया BLA की जानिब से कि उनकी कार्रवाई है। लेकिन क्या हकीकत हो सकती है? आज मुख्तलिफ मेहमानों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ तजियाकारों से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मरहले में जनाब अहमद कुरैशी साहब मारूफ एंकर हैं, उसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस पर ज़बरदस्त ख्यालात रखते हैं। अहमद कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं अहमद कुरैशी साहब, ये जो हमने देखा कि सियासी लीडर्स जो हैं, हमने गवर्नर साहब का बयान देखा सिंध के, या बहुत से लीडर्स जो हैं जो जिन्होंने फौरी तौर पे बयान दिया, या असेंबली भी आज सेशन मौजूद था और हम फौरी तौर पे इस बात को भारत की तरफ ले गए कि भारत की जो नाकामियां हैं लद्दाख के ऊपर उसको छुपाने के लिए या उसके जो मकासद हैं उसके लिए ये स्लीपर सेल को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है और ये वहां से बुनियादी तौर पे ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है? रिजवान, इंटरनेशनली हमारे बहुत सारे दोस्त अक्सर हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान से कहते हैं जो मुलाकातें होती हैं ऑफिशियल्स के, आप हर चीज का इल्जाम जो है वो इंडिया पे लगा देते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि तारीख ये बताती है कि 1950 से जो शुरुआत दहशतगर्दी की पाकिस्तान में 1950 से वो उसके ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। और जो हमारा मगरबी बॉर्डर है, बिलखुसूस अफगान सरजमीन, इसका पहला इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त ना लश्कर तैयबा था, उस वक्त ना ISI थी, उस वक्त कोई नहीं था। और पाकिस्तान पे जो इल्जाम भारत बहुत सारी चीजों पे लगाता है, पाकिस्तान उन किसी चीज में मुलव्वस नहीं था। लेकिन भारत ने 1950 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिर 50s, 60s, 70s जब सोवियत यूनियन था KGB के साथ मिलकर फैसला पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर ये जो रिवायत थी कि बाइक या साइकिल के ऊपर बम लग, ये सब तो इंडिया जो है वो, अगर आज पाकिस्तानी हुक्काम इंडिया का नाम ले रहे हैं तो उसकी एक बहुत लंबी तारीख है। और सबसे लेटेस्ट जो है आपको भी पता है, जो कुलभूषण यादव की जो पूरी नेटवर्क पकड़ी गई थी, तो मेरे ख्याल में अब ये साबित हो चुकी है। तो अगर पाकिस्तानी हुक्काम कह रहे हैं कि इंडिया है और उनके पास सबूत अभी है या इनिशियल साइंस हैं, तो इसमें कोई दूर नहीं है कि भारत इसमें कहीं ना कहीं से मुलव्वस है। ठीक है, लेकिन तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही बुज़दिलाना साजिश थी और एक नाकाम साजिश थी, एक बहुत ही और हमारे माशाल्लाह से जवानों ने इसको भरपूर अंदाज में इसको नाकाम भी कर दिया है। लेकिन आप इसको फिर एक हमारा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहेंगे कि गो के पिछले हम देख रहे हैं कि 23 नवंबर 2018 को चाइनीज कॉन्सुलेट कराची में जो अटैक हुआ था, उसके बाद आज बात की जा रही है DG रेंजर सिंध जो है उन्होंने भी बात की, जो चीफ है कराची के पुलिस के उन्होंने भी बात की कि कोई वाकया हो जाता है तो वो एक न्यूज बन जाती है, लेकिन उससे पहले जब वाकयात नहीं होते और इंटेलिजेंस कार्रवाइयां होती हैं और बहुत सारे लोगों को जब हम पकड़ लेते हैं तो वो कोई इतनी बड़ी शायद न्यूज नहीं होती। तो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयों को नाकाम भी बनाया गया है। लेकिन आज अगर ये कार्रवाई हो गई है और एक बिजनेस सेंटर कराची जो कि एक बिजनेस कैपिटल है मुल्क का, और उस बिजनेस कैपिटल का कैपिटल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें दुनिया भर में पाकिस्तान बिजनेस की नुमाइंदगी होती है, तो आप इसे कुछ किसी तरह का इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे? रिजवान, पहली बात यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन परफॉर्म करने वाली स्टॉक एक्सचेंजेस में मौजूद उसका नाम आता है। और पाकिस्तान जो है, हालांकि हम बहुत दहशतगर्दी बहुत कुछ चीज़ों से गुजरे, लेकिन इस स्टॉक एक्सचेंज की वजह से जो है पाकिस्तान एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए था। तो ये डायरेक्ट अटैक था पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के ऊपर, जैसे कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी कहा है। लेकिन एक और भी चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी है सारी,
चाहे वो पुलिस के कमांडोज हों, चाहे वो आपके एयरफोर्स के यानी पुलिस के वो कमांडोज जिन्होंने, आपको पता है कि ये जो 4 दहशतगर्द आए थे, ये अपने साथ खाने पीने की अशिया लेकर आए थे। ये कोई छोटे मोटे बिस्किट नहीं, ये लेकर आए थे कि ये समझ रहे थे शायद ये 2 दिन या 3 दिन तक कम से कम अंदर बैठेंगे और ये एक लंबे खींचेंगे इस मामले को। और उनके साथ जो एम्यूनिशन थी और जो खाने पीने की चीजें जो अभी हमें इत्तलात मिल रही हैं लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी से कि ये तैयारी करके आए थे, लेकिन ये पहले 8 मिनट्स के अंदर इनको उड़ा दिया गया। और आपकी देखिए कि आपकी पुलिस कमांडोज हो या आपकी एयरफोर्स हो जो पिछले साल इंडियन जहाज गिरा दिए और पायलट पकड़ लिया उनका, या आपकी आर्मी हो या आपकी इंटेलिजेंस हो, 20 सालों के अंदर पाकिस्तान लॉ इन्फोर्समेंट एक ऐसी जबरदस्त फाइटिंग मशीन बन गई है। हमें शहरों के अंदर दहशतगर्दी या बॉर्डर के ऊपर या समंदर में या आसमान में हर तरफ से पाकिस्तान जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बहुत चौकस है और वो कैपेबिलिटी है उनके अंदर। और ये कैपेबिलिटी बहुत से मुल्कों में नहीं है क्योंकि हम मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हमारी पुलिस, हमारी फौज, हमारी तमाम इदारे जो हैं मुश्किल वक्त से गुजरे। तो ये पॉजिटिव पहलू है कि पहले 8 मिनट के अंदर, जैसे आपने खुद बताया, और ये तैयारी करके आए हुए थे, इन्होंने बैठना, इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम करने आए थे जो मुंबई के अंदर, आपको याद होगा 2008 में वो जब उनके होटल पे, ताजमहल होटल पे हमला हुआ था, तो वो जो दहशतगर्द वहां पे थे वो 2 या 3 दिन वहां पे उन्होंने नचाए रखा उनकी पूरी पुलिस को, उनकी पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को। ये इनका प्लान था और ये ट्रेन होके आए थे, ये फुल ट्रेनिंग के साथ आए थे। लेकिन कैपेबिलिटी आप देखें पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट की कि फर्स्ट 8 मिनट्स के अंदर, और अगर आपको पता है ये पहुंच जाते मेन हॉल के अंदर और अगर खुदा ना खास्ता वहां पे ये अटैक कर देते उन लोगों को जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वहां पे, तो ये बहुत ही, आप सिक्योरिटी ब्रीच को छोड़ें, आप सिक्योरिटी फेलियर को छोड़ें, ये इतना जबरदस्त नुकसान हमें इकोनॉमिकली होता, उससे हम बच गए हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमें। ठीक है आपकी बात, वो बात जो बहुत से लोग कहेंगे सिक्योरिटी फेलियर। दूसरी बात जो आपने खुद कही है, बहुत अहम आपने नुक्ता उठा दिया, आपने चाइनीज कॉन्सुलेट का जिक्र किया 2018 में। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के अंदर जो है हमारे लोग ये नोट कर रहे हैं कि चाइनीज कॉन्सुलेट पे जो अटैक हुआ था 2018 के आखिर में, उस वक्त से लेके 2019 और फिर ये 2020 की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि 2019 खास तौर पे, उसमें खास तौर पे एक बहुत मैं कहूंगा कि इस तरह के अटैक्स हुए हैं जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, पिछले साल मई में अटैक हुआ था, हमला गवादर में, वहां पे एक ही 5 स्टार होटल है और उस पर बड़ा जबरदस्त कमांडो ऑपरेशन स्टाइल अटैक किया गया था। और उसके बाद फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि बलूचिस्तान में ओरमारा में जब हमारे तकरीबन कोई 14 नेवी के और एयरफोर्स के जवान जो हैं उनको बसों से उतार के दहशतगर्दों ने शहीद किया और वो गायब हो गए। और ये एक बड़ी एस्केलेशन हुई है। और ये जो आज अटैक हुआ है ये उसी लेवल का है। चाइनीज गवादर के अंदर 5 स्टार होटल और मारा के अंदर जो हमारे नेवी और एयरफोर्स के जवानों को शहीद किया गया, और फिर आज जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये 4-5 बड़े अटैक्स हुए हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड काम हो रहा है। और फिर आपको पता ही कि कराची के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस और कुछ और मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही थी, उनका वजूद है। कुलभूषण यादव की जो खुद एजेंसी थी, उनके स्लीपर सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सारे लोग नहीं पकड़े जाते, हालांकि कुलभूषण यादव को पकड़ने के बाद पाकिस्तानी इदारों ने तकरीबन 2000 लोगों को पूरे पाकिस्तान से अरेस्ट किया था, जिसके अंदर ज्यादातर पाकिस्तानी थे, लेकिन उसमें कुछ अफगान भी थे, कुछ 1-2 और दूसरे मुल्कों के शहरी भी थे। तो ये स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं और ये एक्टिवेट किए जाते हैं। स्लीपिंग सेल के साथ साथ अहमद, स्लीपिंग सेल के साथ साथ जो एक बात की जा रही है मिसिंग पर्संस की, और जब ये चाइनीज कॉन्सुलेट पर भी जब हमला हुआ था तो उसमें भी जो मिसिंग पर्सन जो सामने आए थे, बलूचिस्तान के हवाले से जो BLA जो जिम्मेदारी कबूल करने की बात कर रही है, ये ऐसा ही है जैसे माजी के अंदर तालिबान बहुत सारी जिम्मेदारियां, यानी वाकया किसी का हो, कहीं भी हो, और जिम्मेदारी कहीं कबूल कर ली जाती थी। तो आप उनकी जो जिम्मेदारी कबूल करने की बात है BLA की, इसको किस तरह से देखते हैं? अभी तक रिजवान किसी और ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, तो आप और मैं सहाफी होने के नाते हम मजबूर हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इस वक्त BLA को, क्योंकि जिसने जो कह रहा है कि मैंने किया है तो वही हो सकता है, मां सिवाय इसके कि इसी टाइम में या कल तक या अगले 2 दिन में कोई और क्लेम कर ले, तो फिर आप शक में पड़ सकते हैं कि शायद इसके, लेकिन अभी ये और BLA कर सकता है, उनकी कैपेबिलिटी है अटैक करने की। उनकी कैपेबिलिटी हमने ये भी देख ली कि वो 8 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते।
और उनकी कैपेबिलिटी, बेशक उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई होगी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस तरीके से, और वो उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस लेवल की नहीं थी कि वो मुकाबला कर सकें उस ट्रेनिंग की जो पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की है। तो अभी तक BLA ही है, और BLA आपको पता है कि एक अच्छा वक्त था जब वो पहाड़ों में थे पाकिस्तान के, फिर एक वक्त था जब वो अफगानिस्तान में जाके वहां पे कैंप्स ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर अभी एक वक्त आया है कि हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से अक्रॉस ईरान बॉर्डर पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे उनके कैंप्स या इनकी एक्टिविटी और इनकी मूवमेंट जो है वो ट्रेस हुई है, हमारे इदारों ने की है, जिसपे अफगानिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं और ईरान के भी जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनसे हमारे लोग कांटेक्ट में हैं, उनसे इस पे बातचीत भी हो रही है, कुछ एक्शन भी लिया गया है, ईरान ने भी लिया है, अफगानिस्तान ने भी लिया है। लेकिन ये क्योंकि आपको पता ही है पॉलिटिक्स बड़ी सोफिस्टिकेटेड खेल होता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत उस पे तफसील में हम फिर कभी जाएंगे, लेकिन ये इस पे सबको पता है कि ये कैसे हो रहा है। इसमें बस वेरी क्विक, और इंडिया जो है वो है माता है दहशतगर्दी की इस खत्ते में, ये क्लियर होना चाहिए। जो माता है वो चाहे वो अफगान सरजमीन से हो रही हो या ईरान से, माता जो है, जो मदरबोर्ड, जो मदरशिप है दहशतगर्दी की इस खत्ते में, वो इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें लास्ट क्वेश्चन बस अहमद आपसे ये है कि जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं उसमें आप जानते हैं कि ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, और आज भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने कराची में स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब आप देखिए कि जो इफ्तिखार साहब हैं ये 12,000 रुपये में वहाँ पे लगे, तरक्की करते हुए 18,000 तक पे पहुंचे। मसद एक बहुत कम पैसों के अंदर, बहुत कम ट्रेनिंग के अंदर मुख्तलिफ इदारों में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो लगे हुए हैं। अच्छा, फिर पुलिस भी मौजूद होती है लेकिन उसकी तादाद जैसे सब इंस्पेक्टर थे मसद बहुत कम होती है। बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ इसमें बड़ी कामयाबी की बात की जा रही है 8 मिनट की, लेकिन अगर कोई एक दहशतगर्द हमको सरवाइव करवा लेते हम किसी तरह से, और अगर वो हमें सरवाइव मिल जाता, जिंदा मिल जाता, तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं उससे हासिल कर सकते थे जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की जा रही हैं। बहुत मुश्किल होता है, बात करना बहुत आसान है इसके ऊपर रिजवान, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब आप ऑन द ग्राउंड होते हैं। मतलब जाहिर है मेरा और आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है, हमने बहुत ज्यादा जो है कोई एक दो जगहों के अंदर, इराक में या लेबनान में जो है कहीं दूसरे आर्मी यूनिट्स के साथ कई इलाकों में घुसे, लेकिन जब ये ऑपरेशन इस तरह के हो रहे होते हैं तो आपको नहीं मालूम होता कि वो जिसको आप जिंदा पकड़ने जा रहे हैं उसने अपनी जिस्म में बूबी ट्रैप किया हुआ है, उसने बम लगाए हुए हैं, बहुत रिस्की वो होती है, और आपको क्विक उसी वक्त फैसले करने होते हैं, और बेहतर यही होता है कि आपको जिंदा आप उसको पकड़ लें। जो आप दूसरी बात कर रहे थे कि ये कम तनख्वाह में ये सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं ये यहाँ पर नहीं है। मुझे याद पड़ता है आपकी अभी आप ये बात कर रहे थे रिजवान, मुझे याद आया कि आज से कोई 6-7 साल पहले इस्लामाबाद में यहाँ पे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंप है, उसमें लड़कियों का कैंपस है, उसके अंदर कैफेटेरिया था, और वहां पे एक दहशतगर्द घुस गया था, और एक पाकिस्तानी गरीब नौजवान लड़का जो कि माइनॉरिटी से भी उनका ताल्लुक था, क्रिश्चियन पाकिस्तानी थे, और उस नौजवान लड़के ने जो है बजाय कि वो भागे और उसने उन तमाम बच्चियों को बचाया, और उसने वो गले लग गया उस दहशतगर्द से, और उस दहशतगर्द ने अपने आप को जैकेट पहनी हुई थी उड़ा दिया। तो और ये गरीब लोग होते हैं, देखिए उसने कितनी बहादुरी दिखाई थी उस पाकिस्तानी ने, उस नौजवान ने, उस पाकिस्तानी से। तो इसी तरह ये भी आपने बहुत अच्छी चीज रेस की है, इसको आपके पास तो अल्लाह ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप ये जरूर रेस करें, क्योंकि वाकई ये लोग अब शहीद, वो गार्ड जो है शहीद हो गया है हमारा, और इनको भी हमें याद रखना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो है इनके लिए भी कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आज कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला, और स्टॉक एक्सचेंज में जो ज़बरदस्त तरीके से जो कार्रवाई हुई हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि 8 मिनट में ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। आबिद अली हबीब साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आबिद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि जो स्टॉक एक्सचेंज में उस वक्त लोग मौजूद थे, वो एक ऐसी कैफियत में आ गए थे कि अब खतरा महसूस कर रहे थे, क्या कहते हैं कि अब सूरत हाल नॉर्मल है,
और ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि ऑनलाइन क्योंकि ट्रेडिंग हो रही थी, वैसे ही कोविड-19 के दौर के अंदर ज़्यादातर चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, पहले भी ऑनलाइन थी लेकिन और बेहतर अंदाज में चल रही हैं। तो आपके तमाम जो ताजिर बरादरी है वो अब बेहतर पोजीशन के अंदर है, मुकम्मल एतमाद रख रहे हैं अपने सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कराची में आज सुबह 10:02 पे जो ये अटैक हुआ है और जो एक बदकिस्मती से एक दहशत ज़दा करने के लिए इन्वेस्टर्स को, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रीमियर एक्सचेंज है जी और इकोनॉमी का बैरोमीटर है, एक सिंबॉलिक बिल्डिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे अटैक करने का मकसद यही था कि मैसेज देना था कि जो है ना हमारे मुल्क में जो है अफरा तफरी जैसा माहौल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारे जो रैपिड रिस्पांस सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स थे, जो कमांडोज थे, उन्होंने फौरी तौर पे, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है एक बड़ा सिक्योर्ड सिस्टम है यहाँ पे, और हर वक्त जो है उसको बिल्डिंग को चारों तरफ से मॉनिटर किया जाता है। तकरीबन 200 के करीब कैमरेज लगे हुए हैं जो हर वक्त लाइव जो है वहाँ की चीजों को देखा जाता है। ना सिर्फ कराची को बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद की बिल्डिंग को भी देखा जाता है यहाँ से। ठीक है। तो सर ये जो हमने देखा है कि कैमरे जो इवन शहर में भी जगह पर मुख्तलिफ जगहों में मौजूद हैं, लेकिन हमारा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है कि कैमरे तो बड़ी तादाद में लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको जो मॉनिटर करने का सिस्टम है या जो लोग उसको देख रहे होते हैं वो उसको आगे कोई खतरा महसूस हो तो आगे रिस्पॉन्ड कर सकें, बता सकें कि एक्शन लिया जा सके, वो थोड़ा कमजोर पहलू रहा है। आप क्या समझते हैं कि आपके इदारे में ये बेहतर है मामला और रिस्पॉन्ड आप सही तरह कर पाते हैं आगे? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा ही एफिशिएंट और प्रूडेंट सिस्टम है। ठीक है। और जिस तरह हमें जो है मुख्तलिफ इदारों से अक्सर जो है वो तनबीह की जाती है कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो सीक्रेट सर्विसेज वगैरह की तरफ से हमें मैसेज मिलते रहते हैं, जब भी पिछले 2 साल से जो है मुख्तलिफ मौकों पे जो है वो हमें आगाह किया जाता है। ना सिर्फ आगाह किया जाता है बल्कि हमको पुलिस की तरफ से और रेंजर की तरफ से सहूलत भी मिलती है, और उनके जवान जो है हमारी एक्सचेंज की बिल्डिंग में आके वो हमें सिक्योरिटी भी देते हैं। तो इस दफा भी यही हुआ कि वो जिस तरह से हमारी प्राइवेट हमारी जो सिक्योरिटी सर्विस की जो है वो भी हमारे पास खिदमात उसकी होती हैं, इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा जिस तरह हम रेंजर्स और पुलिस की सर्विस ये फरमाएं सर, ये जो वाकया आज हुआ है तो अब आगे के लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? ज्यादा बेहतर अपना सिक्योरिटी प्लान और बेहतर कर दिया है आपने? अब हमारा बेहतरीन सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो है फुली ऑटोमेटेड, हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो है रैपिड जो है रिस्पॉन्स करने वाले कमांडोज भी हैं, और हमारे पास जो है वो सिंध पुलिस की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से भी सहूलत है। अब साहब, अब ये जो हमला हुआ है ये इस पर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं इन्होंने भरपूर अंदाज में अपने तरीके से जवाब देना है, लेकिन आपका जवाब जो ये हो सकता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं आप कल का जब नया सूरज तुलू हो तो आप उससे और भरपूर अंदाज में, बेहतर अंदाज में जो है वो कारोबारी सरगर्मियां करके दिखाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम जो है डरने वाले नहीं हैं। देखिए, हमारा आज की मार्केट सुबह ओपनिंग 10 बजे होती है जी, और 10:02 पे ये वाकया हुआ और 10:14 में ये वाकया खत्म हो गया। हमारी कमांडोज ने सबको कैप्चर कर लिया। उसके बाद एक लम्हे के लिए मार्केट बंद नहीं हुई हमारी जी। सबसे बड़ा जवाब हमारा यही है। हमारा बहुत जबरदस्त मैसेज गया है, बल्कि मार्केट थोड़ी बेहतर भी हो रही थी, ऐसा भी हुआ था। सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक लम्हे के लिए पूरे पाकिस्तान में वर्चुअल मार्केट है वो एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जवाब दहशत गर्दों के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा मारा है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 1 मिनट के लिए मार्केट नहीं पड़ी, और आपने जिस तरह कहा कि मार्केट टेम्परेरी जो है वो 200-250 पॉइंट गिर गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ये खबरें गई
उसके बाद सरमायाकार ने इतना बेहतरीन जवाब दिया और मार्केट हमने देखी कि 250 पॉइंट प्लस बदली। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर ये फरमाएं कि पुलिस पार्टी जो वहां पर थी जिसने एक्शन लिया उसको उसके लिए 20 लाख रुपए जो अनाउंस किए गए हैं। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही बहुत कम तनख्वाह पे कर रहे होते हैं, तो आपने भी कुछ जो शहीद हुए हैं ये 4 सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा जो जख्मी हुए हैं इनके हवाले से कुछ सोचा है कि इनको कुछ इनाम दिया, इनके घर वालों को कुछ प्राइज मनी दी जाएगी, और जो लोग सिक्योरिटी गार्ड ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी कुछ तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये सारी चीजों के लिए हमने डोनेशन जमा करना शुरू कर दिया है। और हम अपने तौर पे भी जितने वहाँ पे सरमायाकार आते हैं, वहाँ के मेंबरान, ट्रैक होल्डर, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज एज अ बॉडी, उसकी तरफ से भी जो कि उनकी सर्विसेज लेता है, उनकी तरफ से भी, जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा लोगों को शामिल कर सकें, और जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन जमा होगा ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए जरूर, क्योंकि वतन की खातिर और आप लोगों की हिफाजत की खातिर इन्होंने अपनी जानें दी। इससे बड़ा कोई जो है वो कुर्बानी हो नहीं सकती जो सिक्योरिटी गार्ड्स ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमारे साथ। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। आज कराची में जो वाकया हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, उस हवाले से अब बात करेंगे जनाब इकराम सहगल साहब से। मारूफ तज्जियाकार हैं, पाकिस्तान की आम शख्सियत हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम सहगल साहब। वालेकुम सर फरमाएं, ये किस तरह से देखते हैं आज के इस वाक़े को, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बहुत ही आम जिम्मेदार जो मुख्तलिफ ओहदों पे लोग हैं, जैसे ही वाक़या हुआ तो इसका रुख, तोपों का रुख जो है वो भारत की जानिब कर दिया गया कि इस वक्त जो लद्दाख में सूरत हाल है और जो इंडिया को मुसलसल नाकामी हो रही है और मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंज है उसके पड़ोसी मुल्कों के हवाले से, तो एक फ्रस्ट्रेशन है जो उन्होंने यहाँ दिखाई है पाकिस्तान में। स्लीपर सेल्स की भी बात हो रही है, मिसिंग पर्सन्स की भी बात हो रही है। आप किस तरह से इस वाक़े को देखते हैं आज के? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत को अभी एक मौका ढूंढना है पाकिस्तान के खिलाफ। ना वो किस तरह वो आता है वो हमें नहीं पता। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आ सकता है, वो इस तरह की टेररिस्ट अटैक आ सकती है, वो आपको साइबर अटैक आ सकता है, आपको बहुत सी फेक न्यूज स्प्रेड करना, रूमर्स वगैरह। देखिए, साइबर अटैक्स वगैरह आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एट द मोमेंट भारत बहुत सख्त फ्रस्ट्रेटेड है फॉर मेनी रीजन। इमीडिएट रीजन जो आपको हमें नजर आता है वो लद्दाख है, जहां पर भारत को अच्छा खासा एक सेटबैक हुआ है। और दूसरी बात ये है कि भारत के पहले उनके बॉलीवुड ने और मीडिया ने इतना ज्यादा रख दिया था भारत के आर्म फोर्स को पेडेस्टल पर, तो जब उनको एक ठीक ठाक सेटबैक हुई तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी है कि मोदी साहब ने भी अपनी थोड़ी सी जो विजन ये वो दिखाई, अब वो कुछ कर नहीं सकते, वो नो विन पोजीशन में है। इनफैक्ट इतना भी कि राहुल गांधी तक उन्होंने सरेंडर मोदी का नाम उसको दे दिया। तो नेचुरली वो आपने देखा होगा, कल तो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हमारे उनके जवानों ने बड़ा सख्त रिप्लाई दिया है, बिल्कुल झूठ। तो उनके पास एक ही चारा है, वो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान फेवरेट विपिंग बॉय है और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करना। Now, ये जो चीज हुई है ये लोकलाइज्ड है फॉर मेनी रीजंस। ठीक है सर ये फरमाएं कि 23 नवंबर 2018 को कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर भी इसी तरह कुछ तकरीबन मिलता जुलता जो है कुछ हमला हुआ था, और उसमें बात की गई थी मिसिंग पर्सन्स की। पिछले दिनों भी मिसिंग पर्सन्स की काफ़ी बलूचिस्तान से आवाज़ें आती रहीं, जो इत्तेहादी जमात है PTI की, उनकी जानिब से BLA का जो है वो ये कहना कि ये कार्रवाई उन्होंने की है और इसको अपनी तरफ ले जाना, इसको इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जब भी कोई टेररिस्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कि वो लोकल BLA के पास यहाँ पर लोकल एसेट्स नहीं होंगे, वो नेचुरली रिलाई करेंगे पुरानी टेररिस्ट सेल्स के ऊपर। आपने जिस तरह बात की स्लीपर सेल्स के ऊपर, नेचुरली वो कोई भी एक मौक़िफ़ ले लेते हैं। अब मिसिंग पर्सन का एक मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन वो कोई भी अपना सकता है अपने को एज अ रीजन थिएटर कि भाई हम क्या कुछ कर सकें। मुझे ये समझ आता है ये बहुत सी कॉम्बिनेशन रॉ की, ये टिपिकल रॉ की ऑपरेशन थी, लेकिन उनके जो लोग थे वो इतने, जिस तरह चाइनीज कॉन्सुलेट पर आए थे, इतने वेल ट्रेन नहीं थे ट्रेन, लेकिन इतने वेल ट्रेन नहीं थे।
और नेचुरली वो आपने वहां पर भी देखा कि किस तरह है, यहाँ पर भी उन्हें पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी तो उन्हें धोखा देकर कोशिश की अंदर आने की। तो बात यह है कि आपके पास अभी देखें क्या क्या हुआ है उनके साथ इस महाज पर, मैं छोड़ दे लद्दाख को और उधर, इधर ये वो प्रॉब्लम इनको हुआ है कि एक तो इनका जो कंप्लीट प्लेटफॉर्म था अफगानिस्तान का वो इनका खत्म हो रहा है और वो उनके पास कोई वो नहीं है, बट बलूचिस्तान में बोले कि उनको एक्टिवेट करना और यहाँ पर सिंध जय सिंध मूवमेंट एक्टिवेट करना। और मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बड़े मुझे दुख होता है कि जब बड़ा क्लियरली अब आपको कनेक्शन है अल्ताफ हुसैन और इनके रॉ के दरमियान और मिस्टर अनवर साहब ने ओपनली कहा है कि वो रिसीव करते थे पैसे और देते थे। तो आप एक जब आपने उनकी जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है पॉलिटिकल पार्टी आप टॉलरेट करते हैं MQM के नाम से तो नेचुरली वो उनको एक कवर तो मिल जाता है ना, पॉलिटिकल कवर तो मिल जाता है जी। और देखिए पिछला भी रेंजर्स पे अटैक हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट 4-5-6 दिन में इंटीरियर सिंध में भी अटैक हुआ, कराची में भी अटैक हुआ, तो ये सब एक ही कड़ी है जी। और मैं सर इसी तरफ आ रहा था, आप खुद इस तरफ मुझे लेकर आ गए हैं कि ये बाय कराची मसद वो एक सवाल कराची पे किया जाता है तो आपने उसका एक रेफरेंस जो है बयान किया है। इसमें MQM जहाँ लंदन की बात की जाती है वो MQM USA की भी आजकल जो है बात की जा रही है और फिर कुछ कॉम्प्रस जमातों के साथ मिलकर भी जो है कुछ महाज बनाया जा रहा है। तो ये आप इसको पूरा बहारत और फिर पीछे BLA और फिर इधर से जो फंडिंग जो भारत की MQM लंदन की तरफ बात आ रही है उनको मिलती रही, तो ये इस तरफ अगर आप चीज़ें देख रहे हैं तो फिर फ्यूचर में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि कराची की में जो आबादी है और कच्ची आबादियां हैं और अगर कई स्लीपर सेल्स हैं तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए हमें 1971 में एक चीज सिखाई थी कि भाई अगर आपको कोई ठोस एक एविडेंस मिलती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट और उनकी कोई टेररिस्ट सेल या कोई उनकी स्लीपर सेल के खिलाफ तो आपको एक्शन लेना चाहिए। और वो पाकिस्तान में भी ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान में भी आप देखिए जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी कोई ना कोई उनकी एक सामने एक फ्रंट पॉलिटिकल पार्टी किसी न थी। मैं समझता हूँ कि जी हमें बिल्कुल जड़ से निकाल देना चाहिए। जो जिस तरह आपको याद होगा कि MQM को एज अ पार्टी उनको बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, उनकी वजूद खत्म कर दी गई थी, उनको फिर खड़े नहीं होने देना चाहिए। वो किसी और नाम से आ जाते बिल्कुल उनका हक है जो भी आता है और किसी और नाम से। लेकिन आपने क्या किया, एक ओपनली आदमी कमिटेड आदमी जो बोलता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, मैं रॉ से पैसे लेता रहा है, उनके लोग उनको पैसे देते रहे, उनके अपने लोग यहाँ पर ओपनली तो कभी कंडेम नहीं करते। ये बात मुस्तफा कमाल ये बात 4-5-6 साल पहले उसने ओपनली कहा था और ओपनली कहा कि उसने ये किया था, जो वो बातें करता था वो तो बात सच निकली। और देखें बात यह है कि यूथ को मोबिलाइज करते हैं। आपको पता है यूथ बड़ा इंप्रेशनेबल होता है, यूथ बड़ा इंप्रेशनेबल होता है। जब तक आप नैरेटिव को आप क्लियर ना करें, नैरेटिव को आप करेक्ट ना करें, और ये तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी बहुत गेम्स प्ले किए है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो उनको नहीं करना चाहिए। वो पाकिस्तान की जब वजूद आ जाती है तो अपनी जो गेम्स होती है, बिकॉज ये गेम्स खेलते पाकिस्तान को इन्हें काफी मुसीबत में डाला है। यही चीज करके वो जो हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो हमारे खिलाफ टेररिज्म पर आ गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इकराम सहगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और कोई टॉलरेंस नहीं दिखाना चाहिए, मुल्क की सलामती सबसे पहले। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।